जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाज़िर हूँ AMU 2013 का MD यूनानी का पेपर लेकर। सबसे पहले मैं पेपर की शुरुआत करूँ उससे पहले एक थोड़ा सा मिस्टेक था कि जो मैंने 2013 का पेपर स्टार्ट किया था, जहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से थोड़ा डाउट था। इसलिए ये क्वेश्चन है आपका बवासीर सिफ्ता है। ये मैं सिफत मुझे लगा कि शायद मिसप्रिंट है ये, लेकिन बाद में जब मैंने इसको एनालिसिस किया तो पता चला कि नहीं, ये बवासीर सिफ्ता है। बवासीर सिफ्ता दरअसल में होठों की बवासीर को कहते हैं, होठों की बवासीर। तो इसका वैसे आंसर मैंने सही बताया था, खूनी जला हुआ मादा। तो इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से, या उर्दू को जब इंग्लिश में लिखा जाता है तो थोड़ी सी इस तरह की परेशानियां हो जाती हैं अमूमन। खैर, प्रीवियस रिकॉर्डिंग में मैंने 50 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे 51 से। सबसे पहले 51 क्वेश्चन नंबर 51 पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सी तदबीर मुदर्रात के अमल को कवी करती है? कौन सी तदबीर मुदर्रात के अमल को कवी करती है? ठीक है, मुदर्रात कहते हैं डायूरेसिस को। ठीक है, डायूरेसिस, इदरार, डायूरेसिस। अब यहाँ पर जैसा कि बताया जाता है कि जिल्द को सर्द रखना मुदर्रात के अमल को कवी करता है। ठीक है, और जिल्द को गरम रखना मुअर्रिक़ात के अमल को कवी करता है। ये दोनों लाइन आपको याद रखनी है। जिल्द को सर्द रखना मुदर्रात के अमल को कवी करता है, और जिल्द को गरम रखना मुअर्रिक़ात यानी पसीना लाने के अमल को कवी करता है। अब चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सी तदबीर मुदर्रात के अमल को कवी करती है, और इसका पहला ऑप्शन है तबरीद जिल्द, यानी जिल्द को बारिद रखना, ठंडा रखना। तो करेक्ट आंसर इसका होगा, मैंने यहाँ पर लिखा है कि जिल्द को सर्द रखना मुदर्रात के अमल को कवी करता है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उज़ू में कसरत मवाद की सूरत में मुनासिब तदबीर इलाज क्या है? अगर किसी उज़ू के अंदर मवाद की कसरत पैदा हो जाए तो क्या करना चाहिए? तब हमें सबसे पहले फसद करना चाहिए और उसके बाद फिर हिजामत करनी चाहिए। क्वेश्चन ये तो 2013 का क्वेश्चन है। इसके बाद 2021 AIPGT में या 2022 में, आई थिंक 21 या 22 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। तो इसमें है कि अगर किसी बदन के अंदर मवाद की कसरत हो तो हमें क्या करना है? पहले फसद करनी है, फिर उसके बाद हिजामत करनी है। वैसे इसके ताल्लुक़ से बहुत सारे बातें सामने आती हैं। उसमें लिखा जाता है कि अगर मवाद जो है, अगर अखलात मुतसावी बढ़े हुए हों तो पहले फसद खोलेंगे, फिर हिजामत करेंगे। लेकिन अगर मुतसावी यानी बराबर अमाउंट में ना बढ़े हुए हों तो इसका उल्टा किया जाता है। ठीक है, इसका अपोज़िट किया जाता है। तो खैर, उसमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर जब भी किसी बदन के अंदर, किसी उज़ू के अंदर अगर मवाद की कसरत होती है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? पहले फसद खोलते हैं, फिर हिजामत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 53, मर्ज़ मुहय्यज़ कहते हैं। मर्ज़ मुहय्यज़ क्या है? यानी वो मर्ज़ जिसमें बग़ैर नुज़्ज का इंतज़ार किए हुए हमें इस्तफ़राग देना जायज़ है। क्योंकि देखिए, इस्तफ़राग का मतलब होता है मादे का जिस्म से ख़ारिज करना। इस्तफ़राग, मादे का जिस्म से ख़ारिज करना। अब कभी कभी देखिए, यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर कर दूँ कि जालिनूस का कहना था
कि नुज़्ज का इंतज़ार सिर्फ मुज़मिन अमराज में करना चाहिए, दूसरे अमराज में नुज़्ज का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, उसकी एक वजह बताई गई। चूँकि जालिनूस के मुताबिक नुज़्ज के माने, कुछ लोग नुज़्ज पढ़ते हैं, कुछ लोग नज़्ज पढ़ते हैं, खैर जो भी प्रोनंसिएट करने में आपके लिए जो आसानी से आप तलफ़ुज़ कर सकते हो वो कर सकते हैं। तो नुज़्ज के माने होते हैं मादे को रक़ीक़ करना, यह जालिनूस ने लिखा है। नुज़्ज की बात अगर हम करें तो जालिनूस के लिहाज से जालिनूस ने कहा था कि नुज़्ज के माने होते हैं मादे को रक़ीक़ करना, यानी तरक़ीक़ मादा, तरक़ीक़ मादा। और शेख़ुर रईस बू अली सीना का कहना था, शेख ने कहा था कि नुज़्ज के माने होते हैं तादील मवाद या तादील मादा। ठीक है, तादील मादा। तो ये दो अलग अलग नुज़्ज, पहले तो आप नुज़्ज समझ लीजिए कि नुज़्ज वैसे आम भाषा में हम क्या कहते हैं, नुज़्ज के माने होते हैं मादे के क़वाम को एतदाल पर लाना। अगर वो बहुत गलीज़ है तो उसे रक़ीक़ कर दिया जाए, रक़ीक़ है तो उसे गलीज़ कर दिया जाए। लेकिन इख्तिलाफ़ है एक, और यूनानी तिब में इख्तिलाफ़ तो ज़माने क़दीम से चला आ रहा है। इख्तिलाफ़ क्या है कि जालिनूस के हिसाब से नुज़्ज के माने होते हैं मादे को रक़ीक़ करना, और शेख़ुर रईस बू अली सीना के लिहाज से नुज़्ज के माने होते हैं तादील मादा, यानी मादे की तादील करना। तो अब जालिनूस कह रहा है कि जब नुज़्ज के माने होते हैं तरक़ीक़ यानी मादे को रक़ीक़ करना, और चूँकि जितने भी अमराज़ हादा यानी एक्यूट डिज़ीज़ कंडीशन होती है उसमें तो ऑलरेडी मादा रक़ीक़ होता है, तो हमें इस्तफ़राग़ कराने से पहले मुंज़िज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो और उसी मर्ज़ को जिसमें बग़ैर नुज़्ज का इंतज़ार किए हुए इस्तफ़राग़ कराया जाता है उसे मर्ज़ मुहय्यज़ कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की डिटेल मैंने आपको बता दी कि मर्ज़ मुहय्यज़ ऐसा मर्ज़ जिसमें नुज़्ज के इंतज़ार के बग़ैर इस्तफ़राग़ जायज़ हो। अब एक बात और यहाँ पर बता दूँ कि तो नुज़्ज किस में किया जाता है, नुज़्ज जो है अमराज़ हादा में किया जाता है। पहले नुज़्ज का इस्तेमाल किस में किया जाता है, अमराज़ मुज़मिना में, अमराज़ मुज़मिना में। अब अमराज़ मुज़मिना में मादे को रक़ीक़ करना है, अगर जालिनूस की बात माने तो मादे को रक़ीक़ करने के लिए हम मुंज़िज देते हैं, और शेख़ुर रईस बू अली सीना की बात माने तो मादे के क़वाम को एतदाल पर लाने के लिए हम मुंज़िज देते हैं। लेकिन जो पहले के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस लिहाज से ज़्यादा ऑथेंटिक, और शेख़ुर रईस बू अली सीना की बात ज़्यादा ऑथेंटिक है कि नुज़्ज के माने होते हैं मादे के क़वाम को एतदाल पर लाना, यानी तादील क़वाम। अगर वो रक़ीक़ है तो उसे गलीज़ किया जाए, गलीज़ है तो रक़ीक़ करके उसे अखराज के काबिल बनाया जाए। ठीक है, अब मुंज़िज दवाएँ चूँकि अमराज़ मुज़मिना में दी जाती हैं, लेकिन मुज़मिना के बाद बाज़ लोगों का कौल ये भी है कि बेहतर है कि अमराज़ मुज़मिना में पहले आप मुंज़िज दें, फिर उसके बाद मुलत्तिफ़ दें, और फिर उसके बाद मुसहिल दें। यानी सीक्वेंस ये है कि पहले मुंज़िज देंगे, फिर मुलत्तिफ़ देंगे, फिर मुसहिल देंगे। ठीक है, अमराज़ मुज़मिना में। जबकि अमराज़ हादा में सीधे आपको मुंज़िज और मुलत्तिफ़ को स्किप करते हुए सीधे आपको मुसहिल दवाओं का इस्तेमाल करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की ये कहता है कि मुसहिल दवा खाने के बाद सोना मुसहिल के अमल को क्या करता है। मतलब अगर आपने किसी पेशेंट को मुसहिल दवा दी और वो सो गया तो क्या होगा। तो उसका दो उसूल हैं। पहला उसूल ये है कि मुसहिल अगर कवी है यानी स्ट्रॉन्ग परगेटिव दवा है तो ऐसी सूरत में सोना उसके फ़ेल को बूस्ट करता है। यानी मुसहिल कविया के इस्तेमाल के बाद सोना
उसके अमल को कवी कर देता है। जबकि इसका उल्टा अगर किया जाए, इसके अपोजिट की बात करें, मुसहिले ज़ईफ़ा, मुसहिले ज़ईफ़ा वीक परगेटिव, जिसमें सनाए मक्की का नाम आता है, वीक परगेटिव के इस्तेमाल के बाद सोना उसके अमल को ज़ईफ़ कर देता है। दोनों चीज़ें अपोजिट हैं। कवी मुसहिल दवाओं के इस्तेमाल के बाद सोना उसके अमल को कवी करता है, कवी करता है, ठीक है। और ज़ईफ़ मुसहिल दवाओं के बाद सोना उसके अमल को ज़ईफ़ कर देता है, अमल को ज़ईफ़ कर देता है। अब चूंकि यहाँ क्वेश्चन है कि मुसहिल दवा खाने के बाद सोना, अब ना तो इन्होंने मेंशन किया कि कवी या ज़ईफ़, तो इसलिए हम मानते ये हैं कि कवी मुसहिल दवा के इस्तेमाल के बाद सोने से क्या होता है, उसके अमल में क्या फ़र्क आता है, तो कवी कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, बादाम तल्खी की वजह क्या है, कौन सा मादा होता है। यानी अगर बादाम तल्ख है तो बादाम तल्ख के अंदर जो बिटरनेस है, जो टेस्टलेस, जो बिटर टेस्ट है, वो किसकी वजह से है। उसका सही आंसर है हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, बारीक पीसना किस इस्तिलाह का मफ़हूम है। बारीक पीसना किस इस्तिलाह का मफ़हूम है। अब यहाँ पर देखिए, बारीक पीसना एक टर्म है, यहाँ पर तमरीख़ माने होते हैं चपड़ना, किसी सयाल दवा को जिल्द पर चपड़ना, इसे तमरीख़ कहते हैं, मरूख़ से बना है, ठीक है। तस्वील, सिलाइया और अक़दिया या अक़द। तो इसमें एक टर्म आता है आपका जो सिलाइया के माने होते हैं। वैसे सिलाइया दो लफ्ज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिलाइया सिलबट्टे को भी कहते हैं, सिलबट्टा, और किसी दवा को सिलबट्टे पर बारीक पीसना, ये सिलाइया कहलाता है। तो बारीक पीसना किस इस्तिलाह का मफ़हूम है, करेक्ट आंसर है सिलाइया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसूल दवासाजी पर मुश्तमिल किताब रसाला फिर तरकीबुल अदविया किस मुसन्निफ़ की है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि दवासाजी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दवासाजी हम लोग जनरली सैदला के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या सैदला का सिनोनिम इस्तेमाल किया जाता है दवासाजी, ठीक है। अब दवासाजी पर बेस्ड किताब है, इसका नाम है किताबे रसाला फिल तराकीबुल अदविया, किताबे रसाला फिल तराकीबुल अदविया। अब इस किस राइटर की है, पहले हम राइटर्स के नाम से रिलेटेड एक एक बुक के नाम बात कर लें। जैसे यहाँ पर अल्लामा नजीबुद्दीन समरकंदी की एक किताब है, वो भी सैदला पर, पहले ये सब सैदला की बात कर रहा हूँ मैं। नजीबुद्दीन समरकंदी की एक किताब है और उसका नाम है उसूलुत तराकीब, उसका नाम है उसूल अत-तराकीब, उसूलुत तराकीब, ठीक। दूसरे साहब हैं जिनका नाम है दाऊद बिन अबू लबियान। इनकी एक किताब है दस्तूरुल अदविया अल मुरक्कबा, दस्तूरुल अदविया अल मुरक्कबा, ठीक। उसके बाद थर्ड नंबर पर आते हैं इब्न जज़र। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि ये इब्न जज़र लिखना चाह रहे थे कि या इब्न जज़ला लिखना चाह रहे थे कि या इब्न ज़ुहर लिखना चाह रहे थे। वैसे इब्न जज़र है, ये JAZZAR, इब्न जज़र, इब्न जज़र,
इब्न जज़्ज़र की एक किताब है और इब्न जज़्ज़र की उस किताब का नाम है अल बुग़िया फ़िल अदविया अल मुरक्कबा। अल बुग़िया फ़िल अदविया अल मुरक्कबा। तो खैर जज्जर ही मान लेते हैं क्योंकि ये स्पेलिंग एक जेड और लगा देते हैं, वैसे खैर कोई बात नहीं है। ठीक, तो 3 लोगों की किताब अलग अलग हो गई, सब तीनों किताब सैदला पर बेस्ड हैं। अब बचे एक राइटर जिनका नाम था अबू अब्बास, या इनका पूरा नाम लिखा जाता है अबू अब्बास इब्न रूमिया। अबू अब्बास इब्न रूमिया, और इनकी लिखी हुई किताब है किताबुल रसाला फिल तराकीबुल अदविया। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका अबुल अब्बास इब्न रूमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the first line treatment for long term control of bronchial asthma? इसका सही आंसर है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस हाइपोग्लाइसेमिया। इसमें देखिए 2 हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के नाम लिखे गए हैं, मेटफॉर्मिन और दूसरा सल्फोनिल यूरिया। सल्फोनिल यूरिया में ग्लिपिजाइड है, ग्लिमिप्राइड है, ग्लिक्लाजाइड है, ये जितने भी दवाएं हैं ये सब के सब इस सल्फोनिल यूरिया ग्रुप से हैं। ये अभी 2020 में भी एक सवाल पूछा गया था, क्योंकि मेटफॉर्मिन के बारे में लिखा गया था कि मेटफॉर्मिन किस ग्रुप की दवा है, एंटी डायबिटिक दवा है या हम कह सकते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, ये किस ग्रुप की है, बिग्वानाइड की। ठीक है, ये मेटफॉर्मिन जो है ये बिग्वानाइड ग्रुप की है, जबकि सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की जितनी भी ग्लिपिजाइड, ग्लिमिप्राइड, ग्लिक्लाजाइड ये सारे जितने भी हैं ये सब इसके, तो ये दोनों हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हैं। ठीक, बाकी ये जो 2 आपके ग्लूकागॉन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं, इनके यूज़ से तो ऑलरेडी शुगर लेवल ऑलरेडी बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अभी ये तो हो ही नहीं सकते 2, अब बचे के 2 हमने एलिमिनेट कर दिए, अब बचे 2 एंटी डायबिटिक एजेंट। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया ज़्यादातर किससे डेवलप होता है, उसका करेक्ट आंसर है सल्फोनिल यूरिया। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डायग्नोस्टिक फॉर ओपियम या मॉर्फिन पॉइजनिंग। तो मॉर्फिन पॉइजनिंग का डायग्नोस्टिक पॉइंट है पिन पॉइंट प्यूपिल। ठीक है, पिन पॉइंट प्यूपिल। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन इज़ नीडेड इन थेरेपी विथ अमाइनोफाइलिन। देखिए अमाइनोफाइलिन जो है वो ब्रोंकोडायलेटर है, तो स्पेशली ब्रोंकियल अस्थमा की में यूज़ करते हैं हम लोग। अमाइनोफाइलिन है, थियोफाइलिन है, और अगर इसको यूज़ करने के टाइम पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है वो ये कि अगर हम इसे रैपिड इन्फ्यूज़न देते हैं, रैपिड इन्फ्यूज़न देंगे तो क्या होगा कि पेशेंट का बीपी सडन फॉल करेगा, डिक्रीज बीपी। उसके अलावा पेशेंट सिंकोप में जाएगा और डेथ हो जाएगी। ठीक है, डेथ हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम रैपिड इंजेक्शन नहीं देते हैं, यानी हमें प्रिकॉशन क्या लेना है, हमें लेना है स्लो आईवी इंजेक्शन या इन्फ्यूज़न। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कभी भी थियोफाइलिन को या अमाइनोफाइलिन को किसी और ड्रग के साथ इन्फ्यूज़न में नहीं दे सकते, जैसे इंसुलिन के साथ या और कोई भी ऐसी ड्रग चल रही हो उसके साथ हमने इन्फ्यूज़न में उसी में चला दिया, ऐसा नहीं है, इसको सेपरेटली चलाना पड़ता है। तो ये
इसीलिए हम लोग इसको अमाइनोफाइलिन को अक्सर जो है क्या करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट ना दे के बल्कि उसको हम ड्रिप में चलाते हैं ताकि स्लो इन्फ्यूज़न दिया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी, स्लो आईवी इंजेक्शन और इन्फ्यूज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, क्वेश्चन नंबर 62। द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नोन एज फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुलत्तिफ़ात में तुख्म तुर्ब की आमेजिश की क्या वजह होती है। हम कोई मुलत्तिफ़ दवा इस्तेमाल कर रहे हैं जो क्या करती है, मादे को लतीफ़ करती है। हम उसके साथ तुख्म तुर्ब यानी मूली के बीज दे दिए, साथ में ऐड कर दिया गया। अब क्या होगा, अब होगा ये कि जो दवा की एफिकेसी होगी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मादे को लतीफ़ करना था, हमने मुक़य्यद दवा दे दी, क़ै भी होने लगी तो मादे का डाइवर्ज़न हो गया। अब जब मादे का डाइवर्ज़न हो गया तो उस पहले वाले दवा की यानी जो मुलत्तिफ़ दवा हम इस्तेमाल कर रहे थे उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी। यानी मकसद क्या था, दवा को बतीउल नफूज़ बनाना। यहाँ बी ऑप्शन जो है ये स्पेलिंग एरर है यहाँ पर, बतीउल नफूज़, बतीउल नफूज़। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका मुलत्तिफ़ दवा के साथ तुख्म तुर्ब की आमेजिश, या ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि जैसे हम मुसील दवा के साथ मुक़य्यद दवा दे दिए तो मुसील की एफिकेसी कम हो जाएगी, या मुसील दवा के साथ मुअर्रिक़ दवा दे दी तो उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी। तो ये बतीउल नफूज़ बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट, हामिज़ अज्ज़ा पर मुश्तमिल दवाएं किस फ़ेल की हामिल होती हैं। हामिज़ माने होता है खट्टा, हामिज़ माने खट्टा, और खट्टी चीज़ें क्या होती हैं, मिजाज के एतबार से सर्द तर हुआ करती हैं। अब जब ये सर्द तर, कोई भी सर्द तर दवा हमारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर की जाएगी तो वो सबसे पहले क्या करेगी, वो फ्लैसिडिटी कॉज करती है, यानी जो अंसजा हैं, जो टिश्यू हैं, उनको लूज़ करेगी। मुर्खी एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, मुर्खी माने मुलायम करना। हामिज़ दवाएं क्या करती हैं, मुर्खी होती हैं, यानी वो आज़ा को के अंदर रखू पैदा करती, मुलायमियत पैदा करती हैं। तो हामिज़ अज्ज़ा पर मुश्तमिल दवाएं किस फ़ेल की हामिल होती हैं, मुर्खी। करेक्ट आंसर है मुर्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयारिज लोगाजिया का जुज़े ख़ास क्या है। अयारिज लोगाजिया का जुज़े ख़ास है खरबक, खरबक जिसे हम कुटकी भी कहते हैं, खरबक या कुटकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66। कुर्स काफूर में ज़ाफ़रान की शमूलियत की वजह क्या है। कुर्स काफूर के अंदर दो नुस्खे हैं, एक नुस्खे में ज़ाफ़रान है, एक नुस्खे में ज़ाफ़रान नहीं है। तो जो ज़ाफ़रान जिस नुस्खे में है उसका मकसद है बदरक़ियत। आपको आगे एक सवाल आता है, बदरक़ा, बदरक़ा कहते हैं इसको, हम हिंदी में अनुपान कहते हैं, अनुपान या बदरक़ा। ठीक है, यानी जिस चीज़ के साथ कोई दवा नोश फरमाई जाए तो उसे हम लोग बदरक़ा या अनुपान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। दर्जा झेल अदविया में दस्त आवर दवा की शनाख्त कीजिए। दस्त आवर दवा कौन सी है। दस्त आवर दवा, अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कि कौन सी दवा, दस्त आवर मतलब जो लूज़ मोशन कॉज करे। अब कौन सी दवा इसमें दस्त आवर है, एक एक की बात करें। पहले नंबर पर आता है अबहल। अबहल को हम लोग, अबहल एक दरख्त के फल हैं जिसे हम लोग तुख्म रहल, नाम तुख्म लिखा जा रहा है लेकिन तुख्म नहीं, ये फल है, या हब्बुल उर कहते हैं, हब्बुल उर, जूनिपेरस कम्युनिस इसका बॉटनिकल नेम है।
अबहल का मेन फंक्शन है मुदिरे बॉल, मुदिरे हैज़, मेन फंक्शन है इसका मुदिरे हैज़। लेकिन मुदिरे हैज़ होने के साथ साथ ये दस्त भी लाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं कहेंगे हम इसको, दस्त आवर कहेंगे। दूसरी दवा है सोम, सोम कहते हैं लहसुन को, लहसुन या सीर, ठीक है। सोम माने लहसुन या सीर, माजून सीर अलवी खानी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये जाली होती है, ये भी नहीं इस्तेमाल की जा सकती। तीसरे नंबर पर आता है सुमाक, सुमाक, सुमाक जो है जिसे हम लोग इसका बॉटनिकल नेम रस कोरिएरिया के नाम से जानते हैं, ये बॉटनिकल नेम है। ये मुक़व्वी मैदा होती है, काबिज़ होती है, रादे होती है, तो ये भी यूज़ नहीं की जा सकती। काबिज़ होगी तो जाहिर सी बात है दस्त नहीं लाएगी। लास्ट में आता है नार मुश्क। नार मुश्क जो है, नार मुश्क जिसे हम लोग नाग केसर भी कहते हैं, नाग केसर, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम है म्यूकुआ फेरिया, म्यूकुआ फेरिया, नाग केसर। इसका मेन फंक्शन है मुफर्रिह क़ल्ब और मुखरिज दीदान, मुफर्रिह क़ल्ब और मुखरिज दीदान, तो ये भी नहीं हो सकती। यानी करेक्ट आंसर इसका है अबहल, अबहल इसका करेक्ट आंसर है। दस्त आवर दवा अबहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसाला इत्रीलाल के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? रिसाला इत्रीलाल के मुसन्निफ़ का नाम है इमादुद्दीन सिराजी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ कश्तीनुमा? कश्तीनुमा बोट शेप की ड्रग कौन सी होती है? बोट शेप, बोट शेप जो है वो असब गोल होती है। असब गोल, ऑप्शन ए सही है इसका, बोट शेप। मीज़ानुल तिब के किसकी तसनीफ़ है? मीज़ानुल तिब हकीम अकबर अरज़ानी की तसनीफ़ है, अकबर अरज़ानी की तसनीफ़ है मीज़ानुल तिब, हकीम अकबर अरज़ानी, ठीक है। बाकी अलग अलग लोग हैं, इनके इमादुद्दीन सिराजी की किताब भी इससे पहले आ चुकी है। हकीम आज़म खां की किताब मुहीत आज़म और क्या कहते हैं जितने भी क़राबा दीन आज़म और इस तरह के आज़म नाम के जितनी किताबें हैं वो आज़म खां की है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसाला नबीज़ के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? रिसाला नबीज़ जो है वो रोफ़स की किताब का नाम है, रोफ़स, हकीम रोफ़स। इन्होंने एक किताब और लिखी थी, उसका नाम था किताबुल शराब, किताबुल शराब, रोफ़स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। मुगास किस दवा का मुतरादिफ नाम है? मुगास जो है ये कई बार पीजी में सवाल पूछा गया है, इसके अलावा भी ये दरअसल में मैदा लकड़ी, मैदा लकड़ी, मैदा लकड़ी को मुगास कहते हैं और इसका जो बॉटनिकल नेम है लिट्सिया ग्लूटिनोज़ा, लिट्सिया ग्लूटिनोज़ा,
ये इसका बॉटनिकल नेम है। मैदा लकड़ी, कहीं कहीं इसे इसका जो है इंग्लिश नेम है कॉमन टैलो लॉरेल के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश नेम है। खैर इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है, ठीक है। इसका फंक्शन जो है ख़ास तौर से मुफत्ते हुआ करता है। खैर ये फंक्शन पे नहीं सवाल आता, ज़्यादातर इसके मुताबिक नाम पे सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलोफ़र का मशहूर नाम क्या है। नीलोफ़र जैसे हम लोग वाटर लिली कहते हैं, वाटर लिली, या कंवल कहते हैं, कंवल। इसका बॉटनिकल नेम नीलम्बो नूसीफेरा, नीलम्बो नूसीफेरा, ठीक है। और इसे पद्मिनी के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ए है, पद्मिनी। क्वेश्चन नंबर 74, हब्बे ज़ीक़ुन नफ़स का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, जुज़े ख़ास। हब्बे ज़ीक़ुन नफ़स अस्थमा को कहते हैं, और अस्थमा के लिए जो सबसे बेनिफिशियल ड्रग है वो है काकरा स्विंगी, पिस्टेशिया इंटीग्रिमा, पिस्टेशिया एंटीग्रिमा। और हब्बे ज़ीक़ुन नफ़स का जुज़े ख़ास काकड़ा श्रृंगी है। काकड़ा श्रृंगी के बारे में, माहियत के बारे में लोगों ने लिखा है। कुछ लोग लिखते हैं कि ये एक दरख्त के फल हैं, लेकिन कुछ लोगों ने लिखा है कि नहीं, ये एक दरख्त पर पैदा होने वाली एक तरह की अबनॉर्मल ग्रोथ है। अब कबीरुद्दीन साहब ने फल लिखा है और बाकी किताबों में एबनॉर्मल ग्रोथ लिखी गई है। कभी कभी माहियत पूछा जाता है, लेकिन जहाँ तक मेरा तजुर्बा है कि ज़्यादा ऑथेंटिक है। अब कबीरुद्दीन साहब को भी हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर जो ख़ज़ाइनुल अदविया और दीगर ऑथेंटिक बुक्स हैं उसमें लिखा गया कि ये एक तरह की गैर तबई ज़वायद कहते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ को। तो काकड़ा श्रृंगी एक एबनॉर्मल ग्रोथ है जिसका मेन फंक्शन मुनफ़िस बलगम हुआ करता है, मुखरिज बलगम हुआ करता है। तो इसलिए हम हब्बे ज़ीक़ुन नफ़स का जुज़े ख़ास काकड़ा श्रृंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्जा झेल मुरक्कबात में से किस मुरक्कब का मेन इंग्रेडिएंट आब्रेशम है। देखिए अब यहाँ पर 3 मुरक्कब हैं। पहला है मुफ़र्रह बारिद, और मुफ़र्रह बारिद का जुज़े ख़ास है मरवारीद, उसके बाद मुफ़र्रह शेखुर रईस, दरोनज अक़रबी, और मुफ़र्रह मोतदिल का जुज़े ख़ास है आब्रेशम। तो किसका जुज़े ख़ास? आब्रेशम, मुफ़र्रह मोतदिल का जुज़े ख़ास आब्रेशम है, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीक़ा, आब्रेशम के लास्ट में मीम आ रहा है, मोतदिल में भी मीम आ रहा है। ये ज़्यादा आसान तरीक़ा है याद करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, खरचंग का मुतरादिफ नाम क्या है। खरचंग कहते हैं केकड़ा को, केकड़ा या सरतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्जा झेल में किस मुरक्कब में लुक शामिल किया गया है। लुक मगसूल, हम दरअसल में लुक को इस्तेमाल करने से पहले उसे धोने की ज़रूरत पड़ती है, और धुला हुआ लुक क्या कहलाता है? लुक मगसूल कहलाता है। और ये सुफ़ूफ़ मुहज़्ज़िल में भी है और माजून दबीदुल वर्द में भी है। मीन्स करेक्ट आंसर इसका है ए एंड डी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, कौन सी दवा मुज़ाफ़े क़ल्ब तासीर रखती है। मुज़ाफ़े क़ल्ब तासीर यानी क़ल्ब को ज़ईफ़ करने वाली तासीर किसके अंदर है? कुटकी, अभी मैंने बताया खरबक जिसे कहते हैं हम लोग, खरबक, स्याह, स्पेशली स्याह जो है वो टॉक्सिक हुआ करते हैं, कार्डियक टॉक्सिक होती है। खरबक, स्याह,
ये भी मुज़ाफ़े क़ल्ब है। शीलम ये भी मुज़ाफ़े क़ल्ब है। और बीश जिसे हम एकोनाइट या एकोनाइटम नेपाला या मोंक हुड के नाम से भी जानते हैं, इसे मोंक हुड, ये भी मुज़ाफ़े क़ल्ब है। तो कार्डियक पॉइज़न तीनों हैं। करेक्ट आंसर इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। ज़रारीह का फ़ेल क्या है? ज़रारीह जिसे हम तेलनी मक्खी कहते हैं, तेलनी मक्खी, ज़रारीह तेलनी मक्खी, ये मुदिर बॉल होती है और मुहर्रिक बाह होती है। मुहर्रिक बाह और मुदिर बॉल होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा तासीरात अदविया में ज़रारीह के इस्तेमाल के बाद गुर्दे में सोजिश और जलन का होना, ये तासीरात बाईद है। ठीक है, तो ज़रारीह जो है वो मुदिर बॉल होती है और मुहर्रिक बाह होती है। लेकिन मुदिर बॉल किस टाइप की होती है? वो क्या करती है कि जो रीनल टिश्यूज़ हैं उनको हाइपर एक्टिव कर देती है, जिससे GFR बढ़ जाता है और मुदिर बॉल साबित हो जाती है। नेक्स्ट आता है कौन सी दवा नाशिफ है? नाशिफ कहते हैं डेसिकेंट। नाशिफ के माने होते हैं, अगर हम नाशिफ को, इसकी नाशिफ की हम इंग्लिश टर्म की बात करें, इंग्लिश में इसे कहते हैं डेसिकेंट। रतूबात को जज्ब करने वाली, रतूबात को जज्ब करने वाली, रतूबात को जज्ब करने वाली। अब इसमें ख़त्मी बिल्कुल नहीं, असबगोल बिल्कुल नहीं, उसके बाद तबाशीर। अब देखिए यहाँ पर जो तबाशीर है, तबाशीर को हम लोग बंसलोचन भी कहते हैं, बंसलोचन। ठीक है, बाँस के अंदर एक तरह की रतूबत होती है जो उसका मिजाज जो है वो सर्द खुश्क होता है, सर्द खुश्क होता है। अब सर्दी और खुश्की की वजह से क्या करेगी? रतूबात को जज्ब कर लेगी, इसलिए ये नाशिफ साबित हो जाती है। वैसे मेन फंक्शन इसका मुफर्रिक़ क़ल्ब है, दाफ़े हुम्मा है, एंटीपायरेटिक हुआ करती है। ठीक है, मुक़व्वी बाह भी साबित होती है कहीं ना कहीं, लेकिन मुग़ल्लिज़ स्पेशली जो है वो सरत इंजाल में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उस बाकी मुहर्रिक नहीं होती है क्योंकि सर्द है मिजाजी एतबार से, तो मुहर्रिक के बाह नहीं हो सकती। मेन फंक्शन इसका क्या है? मेन फंक्शन ये मुफर्रिक़ क़ल्ब होती है और उसके अलावा आपका एंटीपायरेटिक दाफ़े हुम्मा हुआ करते। तो करेक्ट आंसर इसका नाशिफ दवा का करेक्ट आंसर है तबाशीर। जमादात होते हैं, जमादात या मादनियात भी, हम जमादात को मादनियात भी कहते हैं। मादनियात, मादनियात किस टाइप के होते हैं? दो टाइप के, मुंतरिक और गैर मुंतरिक। जो हथौड़े की चोट से रेज़ा रेज़ा हो जाएं और जो हथौड़े की चोट से रेज़ा रेज़ा ना हो, ये दो टाइप के प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर दो टाइप के ये हो गए। तो मुंतरिक और गैर मुंतरिक दोनों हो सकते हैं। मीन्स करेक्ट आंसर है ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ़तीला का इस्तेमाल किया जाता है आई एंड ईयर में, मिक़द में, रहम में, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मिक़द का इस्तेमाल जो है कहाँ करते हैं? फ़तीला का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? अब फ़तीला होता क्या है? कपड़े या रुई की बत्ती बनाकर दवा में लथेड़ कर किसी गैर तबई मुनफिज़ में रखना, किसी गैर तबई मुनफिज़ में रखना, किसी एबनॉर्मल ओपनिंग के अंदर उसे अगर रखा जाए, कपड़े या रुई की बत्ती बनाकर उसे दवा में लथेड़ लिया जाए और लथेड़ने के बाद उसे किसी गैर तबई मुनफिज़ में रखना। इसमें गैर तबई मुनफिज़ कौन सा है? आई है ना, ईयर है नहीं, मक़द नहीं, रहम नहीं। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका नन ऑफ द अबव। यहाँ फोर्थ ऑप्शन इसका नन ऑफ द अबव होना चाहिए, ये नहीं है। ठीक है, इसका नन ऑफ द अबव है, ये ऑप्शन नन ऑफ द अबव होना चाहिए। नेक्स्ट है कुश्ता मुसल्लस मुफीद है।
कुश्ता मुसल्लस मुफीद है। कुश्ता मुसल्लस में 3 चीज़ें होती हैं। एक मुसल्लस माने होता है ट्रायंगुलर शेप का, मुसल्लस माने ट्रायंगुलर शेप का, और मुसल्लस के माने यहाँ पर असल में 3 दवाओं के होते हैं। अब चूँकि इसमें 3 दवाएं हैं, कौन कौन सी 3 दवाएं हैं? कलई है, जस्त है और सीसा है। कलई, जस्त और सीसा, लेड, ठीक है। ये 3 दवाओं से मिलकर बना है, इसका नाम है कुश्ता मुसल्लस, और ये शरत इंजाल में मुफीद है। ऑप्शन ए शरत इंजाल में मुफीद है। क्वेश्चन नंबर 84, कमेला क्या है? कमेला की माहियत क्या है? कमेला जो है इसे हम कम्बेल भी कहते हैं या कमेला कहते हैं, और इसका मिजाज गरम खुश्क होता है, और इसका जो बॉटनिकल नेम है कमेला का, बॉटनिकल नेम, कमेला दरअसल में एक सुर्ख रंग का पाउडर है, सुर्ख रंग का पाउडर है, ठीक है। और इसका जो बॉटनिकल नेम है वह है मैलोटस फिलिपिनेसिस, मैलोटस फिलिपिनेसिस। कमेला के बारे में अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ये कातिल दीदान होता है। मेन फंक्शन कातिल दीदान, ठीक है। और है क्या? ये एक तरह का ओलियोगम रेजिन है, ओलियोगम रेजिन कमेला। तो करेक्ट आंसर इसका ओलियोगम रेजिन है। कौन सा यशब कौन सा यशब बेहतर होता है? यशब को हम लोग अरबी में हजरुल यसब के नाम से जानते हैं, और एक पत्थर है जो सब्ज़ रंग का होता है, वो बेहतर माना जाता है। तो सब्ज़ रंग का यशब बेहतर होता है, मुफर्रे और मुक़व्वी क़ल्ब होता है, मेन तो यही है, ठीक है। और उस खफ़कान वसवास जैसी डिजीज़ में मुफीद साबित होता है। तो कौन सा यशब बेहतर है? वो है सब्ज़ रंग का। अहराक़ अक़रब, अक़रब कहते हैं बिच्छू को, और अहराक़ कहते हैं किसी चीज़ को जलाकर कोयले की तरह स्याह कर देना, अहराक़ कहलाता है। और जली हुई चीज़ मुहर्रिक या सोख्ता कहलाती है। सरतान सोख्ता, अक़रब सोख्ता। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अहराक़ अक़रब के लिए अमूमन नर बिच्छू का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी शनाख्त है कि वह तंदुरुस्त और तवाना और अफ़ाल होता है, लागर और गैर फ़ाल होता है, नीश का रंग बनफसी होता है, नन ऑफ द अबव। देखिए कहीं मैंने किताब में पढ़ा है कि अक़रब यानी बिच्छू जो है वो ऐसा इस मादा किस्म का ज़्यादा बेहतर तस्वुर किया जाता है। मादा बिच्छू, नर का इस्तेमाल हम लोग जनरली नहीं करते हैं। खैर इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन अब चूँकि इसका करेक्ट आंसर जो उस टाइम आंसर की आई थी वो बी थी, बी आंसर इसमें करेक्ट माना गया था, तो आप लोग इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरियाँ का अमल किया जाता है। बिरियाँ कहते हैं, बिरियाँ या मुहम्मिस। एक टर्म है हमस, हमस माने होता है चना, और किसी दवा को चने की तरह भूनना तहमीस कहलाता है, और भुनी हुई दवा मुहम्मिस या बिरियाँ कहलाती है। किसको मुहम्मिस करते हैं? अभी अभी मैंने बताया इसके ऊपर कि सरतान को हम लोग क्या करते हैं? सरतान को मुहर्रिक करते हैं, सरतान को मुहर्रिक करते हैं। अमलतास को जो है केसिया फिस्टुला, अमलतास या मग़ज़ अमलतास या मग़ज़ फ़लूस ख़यार शंबर के नाम से जाना जाता है। हम अमलतास को
आमतौर से खशांदा बनाकर इस्तेमाल, जोशांदा नहीं बनाया जाता। अमलतास का भी जोशांदा नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ऐसा लिखा गया है किताबों में कि अगर हम अमलतास को पानी में उबालते हैं तो उसकी क़ुव्वत ज़ईफ़ हो जाती है। तो अमलतास को हम खशांदा बनाकर इस्तेमाल करते हैं या ज़ुलाल बनाकर। संखिया, जिसे हम लोग सम्मुलफ़ार के नाम से जानते हैं, इसका हम कुश्ता बना सकते हैं। इसको हम मशवी कर यानी बुलबुला सकते हैं। इसको हम रोगन कशीद कर सकते हैं, लेकिन इस पर बिरियाँ का अमल नहीं किया जाता। तो 3 चीज़ों पर तो नहीं किया जाता। मीन्स तूतिया पर, तूतिया कहते हैं कॉपर सल्फ़ेट, तूतिया सब्ज़। तो कॉपर सल्फ़ेट को हम लोग बिरियाँ करके उसको डिटॉक्सीफाई करते हैं, यानी उसके सम्मी असरात को ज़ाइल करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका होगा तूतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शयाफ में इस्तेमाल किया जा सकता है। शयाफ जो लफ्ज़ है वो शाफ़ा से बना है, और शाफ़ा के माने होते हैं बत्ती के। बत्ती किसी दवा को मखरूती शक्ल में, ऐसे ये मखरूती शक्ल होती है, मखरूती शक्ल में बनाकर किसी तबई सुराख में रखना, वो शयाफ कहलाता है। अब इसको बनाने के लिए जलातीन का इस्तेमाल करते हैं, ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं, या नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्ताज के लिए कौन सा मारूफ इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। एक टर्म है जिसका नाम है तबख़, माने पकाना, और पकी हुई दवा मतबूख या जोशांदा या मुगली कहलाती है। ये 3 टर्म हैं। वैसे मुगली कहते हैं जोश देने को, गली माने होता है जोश, और जिस चीज़ पर जोश दिया जाए उसे मुगली कहते हैं। तो बख्तज जो है वो जोशांदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा, बख्तज, जोशांदा। जब हबूब का इस्तेमाल इन्हिज़ाम मैदे के बजाय इंटेस्टाइन में कराना मकसूद हो तो किया जाता है। अगर किसी गोली का एब्जॉर्प्शन स्टमक के बजाय, ये आपका स्टमक है, स्टमक के बजाय इंटेस्टाइन में कराना हो तो उस पर क्या करते हैं, उस पर एक कोटिंग करते हैं जिसको कहते हैं ग़िलाफ़ करनी। करन के माने होते हैं सींग। आपने एक दवा भी पढ़ी होगी, करनुल अय्यल, ठीक है, करनुल अय्यल या करनुल ईल, 12 सिंघे की सींग। तो 12 सिंघे की सींग या करनुल ईल, यासिर से हम लोग शाखे गोज़न भी कहते हैं, 12 सिंघे की सींग, शाखे गोज़न। तो इस सूरत में जब अगर मैदे के बजाय हम आंतों के अंदर उस दवा को एब्ज़ॉर्ब कराना हो तो हम उसके ऊपर ग़िलाफ़ करनी करते हैं, ठीक है, ग़िलाफ़ करनी। यहाँ पर दूसरा टर्म है ग़िलाफ़ हिलामी, सरेश जैसा मादा। सरेश जैसा मादा अगर गोलियों पर चढ़ाया जाए तो उसे हम लोग ग़िलाफ़ हिलामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 91। शरबत का क़वाम मालूम करने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं। शरबत का क़वाम मालूम करने के लिए जो आला, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे हम रिफ्रैक्टोमीटर कहते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर। मफल फर्नेंस हम लोग कुश्ता बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुश्ता बनाने के लिए। हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसके अलावा बैरोमीटर का इस्तेमाल हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मीज़र करने के लिए, एटीएम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मीज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है रिफ्रैक्टोमीटर।
शरबत का कवाम मालूम करने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसे रिफ्रैक्ट्रोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस शईर मुहम्मिस तैयार किया जाता है। माउस शईर कहते हैं जौ का पानी, जौ का पानी या आश जौ, आश जौ। अब यहाँ पर लफ्ज़ आता है मुहम्मिस। कभी कभी हमको क्या करते हैं कि जौ को पानी हासिल करने से पहले उसे आग पर भून लेते हैं। अभी हमने बताया मुहम्मिस माने भुना हुआ, चने की तरह भुना हुआ। तो आग पर चने की तरह भून लिया जाता है और भूनने के बाद उसका पानी हासिल करते हैं, उसे माउस शईर कहते हैं। और एक और टर्म आता है यहीं पर, कशकुश शईर। कशकुश शईर के माने होते हैं फटे हुए जौ का पानी, यानी उसमें हम जब जौ फट जाती है तो उसे उसी में मथ देते हैं, तो वो कशकुश शईर है। तो माउस शईर, कशकुश शईर, आश जौ, माउस शईर, मुहम्मिस सब कमोबेश एक ही चीज़ें हैं, बस सिर्फ थोड़ा थोड़ा फ़र्क है सब में। तो इसका करेक्ट आंसर है माउस शईर मुहम्मिस तैयार किया जाता है जौ को भून कर। बी ऑप्शन इसका सही है, जौ को भून कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बारीक सफ़ूफ़ किसे कहते हैं? तो बहुत बारीक सफ़ूफ़ वो है जो 120 नंबर की छलनी से गुज़र जाए। तो इसमें चूँकि 120 का ऑप्शन नहीं है, 125 का ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। तो ऐसा सफ़ूफ़ जो 125 नंबर या 120 नंबर की छलनी से गुज़र जाए उसे नहायत बारीक सफ़ूफ़ कहते हैं। क़राबादीन कबीर का मुसन्निफ़ कौन है? क़राबादीन कबीर के मुसन्निफ़ का नाम है हकीम मोहम्मद हुसैन ख़ां। क़राबादीन कबीर, अक्सर लोग इसको कबीरुद्दीन लगा के आते हैं, ये गलत है। इसका सही आंसर है हकीम मोहम्मद हुसैन ख़ां। क्वेश्चन नंबर 95, दर्जा झेल में से कौन सी शक्ल मुहाल है? मुहाल मतलब इम्पॉसिबल है। तो देखिए, सम्मुल फ़ार का अर्क भी निकाला जा सकता है, अभी अभी मैं बता चुका हूँ। इसका रोगन भी निकाल सकते हैं, इसका जौहर भी हासिल कर सकते हैं, इसका कुश्ता भी बना सकते हैं और इसको मशवा यानी भुलभुला भी सकते हैं, मशवा भी कर सकते हैं। मीन्स कौन सी कंडीशन नामुमकिन है? इसमें से ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है। मीन्स करेक्ट आंसर नन ऑफ द अबव है, यानी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसमें जो इम्पॉसिबल हो, यानी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलूब और धनाब का इस्तेमाल की इस्तिलाह मुस्तामिल है। महलूब और धुनाब, धुनाब जो लफ्ज़ है वो दो लफ्ज़ों से बना है, धुनाब, धान और आब, धान और आब, आब माने पानी और धान, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ये दरअसल में अबरक जो होता है, अबरक जिसे हम लोग सितारा ज़मीन या कोकब के नाम से भी जानते हैं, अबरक या सितारा ज़मीन या कोकब। तो अबरक, सितारा ज़मीन या कोकब, इसको मुसफ़्फ़ा करने का तरीका क्या है कि इसको पहले बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ लेते हैं, फिर उसको एक कपड़े की पोटली में धान के साथ बांध दिया जाता है और इसको लॉक कर देते हैं। फिर इस पोटली को पानी के अंदर डालकर खूब हाथ से रगड़ते हैं। तो इससे क्या होगा कि धान की रगड़ से ये जो आपके अबरक है ये टूटकर बारीक बारीक इस कपड़े के पोर्स से निकलकर पानी में जमा हो जाएगी, और जो पानी में जमा हो गई उसी को खुश्क करके निकाल कर हासिल कर लिया जाता है। उसे हम लोग अबरक धुनाब या अबरक महलूब कहते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? पारा की तस्फिया के लिए गलत, अबरक की तस्फिया के लिए सही। मीन्स करेक्ट आंसर इसका महलूब और धुनाब की इस्तिलाह मुस्तामिल है अबरक के तस्फिया यानी साफ़ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, क्लाउडी स्वेलिंग कॉमनली फाउंड इन। क्लाउडी स्वेलिंग कॉमनली फाउंड इन। अब देखिए क्लाउडी स्वेलिंग होती क्या है। जो हमारी रिवर्सिबल टाइप ऑफ सेल इंजरी होती हैं, उस रिवर्सिबल टाइप ऑफ सेल इंजरी की मॉर्फोलॉजिकल 4 फेजेस होती हैं।
जिसमें पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है उसका नाम है क्या, हाइड्रोपिक चेंजेस। हाइड्रोपिक चेंजेस, या इसी को हम लोग वैक्यूलर डिजनरेशन के नाम से भी जानते हैं। वैक्यूलर डिजेनरेशन, वैक्यूलर डिजनरेशन के नाम से भी जानते हैं। अब होता क्या है इसमें होता ये है कि हमारी जो क्या कहते हैं सेल है, उस सेल के अंदर सोडियम और पोटेशियम जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। यानी सोडियम रिटेन करना शुरू करता है और पोटेशियम एस्केप करना शुरू करता है। और जब इसके अंदर सोडियम रिटेन करेगा और पोटेशियम इससे आउट होगा तो उसकी वजह से वाटर जो है वो रैपिडली वाटर इसके अंदर एब्जॉर्ब करता है। वाटर इसके अंदर रैपिडली एब्जॉर्ब करता है और इसी रैपिड क्या कहते हैं एस्केप ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, या रैपिड फ्लो ऑफ द वाटर इनसाइड द सेल को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोपिक चेंज कहते हैं। हाइड्रोपिक चेंज कहते हैं। ये रिवर्सिबल टाइप ऑफ सेल इंजरी का पार्ट है, मॉर्फोलॉजिकल टाइप है ये। और इसको जब हम एग्ज़ामिन करते हैं तो सेल जो होती है वो कैसा अपीयरेंस देती है, क्लाउडी अपीयरेंस देती है। और इसी वजह से इसको हम लोग क्लाउडी स्वेलिंग के नाम से भी जानते हैं। और ये किस में पाया जाता है, क्लाउडी स्वेलिंग इज़ फाउंड इन हार्ट, लीवर, किडनी एंड पैंक्रियाज ऑल्सो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, क्वेश्चन नंबर 98। वरम फिलगमूनी का सबब क्या है। वरम फिलगमूनी कहते हैं खून की वजह से जो वरम पैदा होता है उसे फिलगमूनी कहते हैं। सफ़रा की वजह से जो वरम पैदा होता है उसे हमरा कहते हैं। हमरा और फिलगमूनी, ठीक है। लेकिन कभी भी ये सिंगल स्टेट में नहीं पाया जाता, यानी कभी अकेले फिलगमूनी हो या अकेले हमरा हो, बल्कि दोनों एक साथ मिलकर होते हैं। अगर डोमिनेट जो करेगा उसके नाम से लिखा जाएगा। अगर हमरा यानी कि सफ़रा डोमिनेट कर रहा है तो हमरा फिलगमूनी, और अगर खून डोमिनेट कर रहा है फिलगमूनी हमरा। ये मिक्स कंडीशन होती है। द कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस इज़ कोलिलिथेसिस एंड अल्कोहलिज्म। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज वैसे अल्कोहलिज्म होता है, लेकिन चूँकि कोलिलिथेसिस भी इसका एक कॉज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। विच इज़ अ डीएनए वायरस। इसमें डीएनए वायरस कौन सा है। डीएनए वायरस कौन सा है। हेपेटाइटिस ए वायरस इज़ आरएनए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस इज़ डीएनए वायरस, एंड हेपेटाइटिस सी वायरस इज़ ऑल्सो आरएनए वायरस। तो पूछ रहा है कि डीएनए वायरस कौन सा है, तो करेक्ट आंसर है बी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्वेश्चन नंबर 100 तक। नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अगर कोई थोड़ा सा देखिए ह्यूमन एरर है ये, कि कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से थोड़ी सी 19-20 बातें हो जाती हैं, तो आप लोग मुझे मैसेज कर दिए, मैं उसको एक बार क्रॉस चेक करके ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर।